बिहार बोर्ड क्लास 10-12 का नया बैच शुरू होने जा रहा है 11 दिसंबर से। ठीक, दोनों 7:30 बजे से क्लास सुबह में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बिहार स्पेशल क्लास बिहार बोर्ड 2026 के मद्देनजर कुछ स्पेशल सवालों की चर्चा करेंगे जो सोशल साइंस और साइंस से है। ठीक, अब इस प्रश्न एक एक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये सोशल साइंस का क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है या बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है आपदा। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? तो बताइए कि बाढ़ जहां आए, जहां तूफान हमेशा आए, जहां चक्रवात हमेशा प्रभावित करे, जैसे चक्रवात हमेशा प्रभावित करता है उड़ीसा राज्य को। किसको करता है? तटवर्तीय क्षेत्र है, लेकिन वो लोग अपना सीख गया है। तुरंत मड़ई यदि आता है, तुरंत बिहान बेला मड़ई छा लेता है। साइक्लोन जो चक्रवात समुद्र से तूफान, समुद्री तूफान चलता है तो 2-3 दिन ही प्रभावित करता है। आप लोग भी कहीं कहीं वीडियो वगैरह इंस्टाग्राम में देखे होंगे कि झपड़ी उड़िया देता है, तो ऊपर का करकट उड़िया देता है। इतना 300 से 400 किलोमीटर हवा का बहाव होता है, तो इतना तेज बहता है। तो वो अब बताइए, अब जैसे हम लोग बिहार हैं तो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, ऐसा प्राकृतिक आपदा है, तो इससे हमें प्रबंधन भी हो सकता है। उस लायक हम घर बना सकते हैं, उस लायक बांध बना के पानी का बहाव हम रोक सकते हैं। नदी के साफ सफाई करके हम लोग उसका भी बहाव क्लियर रहेगा तो पानी बह के आराम से जा सकता है। आपदा प्राकृतिक हो या मानवकृत, यानी प्राकृतिक मतलब नेचुरल डिजास्टर, यानी जैसे आंधी तूफान, बारिश बहुत ज्यादा हो गया, बादल का फटना, बाढ़, धरती का हिलना, सुनामी, या मानव द्वारा बम विस्फोट, दंगा, इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? जनजीवन पर पड़ता है। आपदा के कारण धन जन की व्यापक हानि होती है तथा राष्ट्र का विकास भी दुष्प्रभावित होता है। अतः यह आवश्यक है कि आपदा का प्रबंधन किया जाए। यह प्रबंधन आपदा पूर्व और आपदा के पश्चात 2 प्रकार का होता है, एक आपदा आने से पहले और एक आपदा आ जाने के बाद। आपदा आने से पहले कैसे करेंगे? आपदा आने से पहले जैसे हम लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है तो बांध बना के जिधर तिधर पानी को रोका भी जा सकता है। पहले ही तैयारी कर लेंगे, बांध बड़ियार कर देंगे, पुराना बांध होगा तो जहाँ बहाव क्षेत्र ज्यादा है, जहाँ हमेशा समझ रहे हैं कि कटाव ज्यादा है, वहां बांध बना सकते हैं। दूसरा, अगर जो आपदा आ जाए उसके बाद लोगों को बचाने का काम करेंगे, भोजन पहुंचाने का काम करेंगे, दवा का हर सही समय पर पहुंचाने का काम करेंगे। 2 प्रकार का होना चाहिए। आपदा प्रबंधन हेतु व्यवस्था पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक की जानी चाहिए। जैसे हम लोग पास 2020 में बाढ़ आया था, तो जने तने खाना पीना मुखिया द्वारा, वार्ड द्वारा शुरू किया गया था, तिरपाल बटा रहा था, जहाँ जैसा साधन है वहां पर वो सब व्यवस्था किया जा रहा था। सरकार द्वारा चूड़ा मिठाई सब का व्यवस्था किया जा रहा था। इस प्रकार आपदा प्रबंधन का मूल उद्देश्य आपदा के समय या आपदा के पश्चात परेशानियों से निकलने का होता है। अगला है बिहार में नदियों का प्रवाह। तो सबको जानते हैं कि बिहार में जितना नदी है लगभग क्या है? हमेशा बहने वाला है। क्या है? हमेशा बहने वाला। जैसे गंडक नदी, गंडक नदी हमेशा इसका प्रवाह क्षेत्र रहता है, बहते रहता है। गंगा नदी भी हमेशा बहते रहती है। बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र क्या योगदान है? बिहार एक भू अवेशित राज्य है। भू अवेशित राज्य का मतलब है कि कोई समुद्री से लगाव नहीं है, लेकिन इसमें नदी है। यहाँ जल मार्ग के लिए नदियों का उपयोग किया जाता। बिहार में कई बड़ी नदियां हैं जिनमें सालों भर जल प्रवाहित होते रहता। जैसे हम लोग का पड़ोसिया गंडक नदी है ना, यहाँ सेवा में मकेर के पास। यही कारण है कि इस राज्य में प्राचीन काल से ही जल परिवहन का कार्य होता रहा है। मध्य काल में यातायात का मुख्य साधन जल मार्ग ही था। जब गाड़ी का सब का निर्माण नहीं था तो क्या था? एक साधन
जल के माध्यम से ही था। आज से पूछिएगा, जब ये पटना के गांधी सेतु पुल नहीं बना था तो यहाँ से छपरा जिला से लोग नावे के माध्यम से कहाँ जाते थे? पटना जाते थे। आगे है जैसे गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, सोन नदी मुख्य रूप से जल प्रवाह परिवहन के लिए उपयोग की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपभोक्ता के शोषण के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? साधारण भाषा में समझल जाओ तो ग्राहक के कैसे कैसे ठगल जा सकता है। एमआरपी बदल के, कम तौल के, ये सब तरीका है ना ठगने का, वही समझो। उपभोक्ता के शोषण के कौन कौन से तरीके हैं? उपभोक्ता के शोषण के कुछ कारक निम्नलिखित हैं। वस्तु में मिलावट करके, जैसे गोलमरीच में पपीता के बिया डाल, काली मिर्च में कर सकते हैं, लाल मिर्च पीसा हुआ है उसमें ललका ईंटा पीस के कर सकते हैं। नहीं हो सकता है? हो सकता है। बटखारा कम करके 950 ग्राम 1 किलो के बदला, उसके तौल में कमी करके घटिया किस्म का सामान देकर, ठीक, उचित से अधिक मूल्य बिना रसीद के देकर, इहेंगा जोरदनी 30 रुपए वाला चीज 32 रुपए। दुकानदार उपभोक्ता को बेवकूफ बना सकता है या शोषण कर सकता है, ठीक। सेवा के क्षेत्र में जब डॉक्टर मरीज की गलत चिकित्सा या गलत ऑपरेशन करता है, उससे भी नाजायज पैसा वसूलता है, उससे भी फीस की रसीद नहीं देता है, इससे भी उपभोक्ता का शोषण होता है, ठीक। ऐसा देखा जाता है बहुत सब जगह पर ऐसा उपभोक्ता को ठगा जाता है, ग्राहक को ठगा जाता है बहुत सी जगह पर। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि एमआरपी तो सब वस्तु पर नाम लिखा रहता है। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो कहता है कि 5 रुपया से आपको बेसी में नहीं बेचना है, तो दुकानदार इसी को बुझ लेता है कि 5 रुपया में देना ही। जैसे हमारे पास एक ग्राहक को ठगने का स्टाइल क्या था? कोल्ड ड्रिंक में ठंडा कराई अलग से रुपया लगता है। ये क्या है? ये उपभोक्ता का शोषण है ना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, चुनौती क्यों है? तो सबसे पहला बात बताते हैं, लोकतंत्र के बारे में जबले शिक्षित आप नहीं रहिएगा तबले नहीं जानिएगा। यही कारण है कि भारत की जनसंख्या जो कुल शिक्षित है उसका और जो अशिक्षित है उसका भी कुछ परसेंट का, अशिक्षित है वो तो पूरा जाति पर वोट देवे करता है, लेकिन शिक्षित के भी कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जो जाति देख के ही वोट देते हैं। जैसे पढ़ल का और नहीं पढ़ल का दोनों बात बराबर है, जैसे बिहार का चुनाव देखने को मिला। शिक्षा का भाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। देखते हैं, शिक्षा का भाव लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हमने पहले ही बोला है कि जब पढ़ल नहीं रहिएगा तो लोकतंत्र के बारे में जानिएगा कैसे? नहीं जानिएगा, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति अपने मत अधिकार यानी वोट का प्रयोग अच्छी तरह से कर सकता है, उतनी अच्छी तरह से एक जो अनपढ़ व्यक्ति है वो वोट का इस्तेमाल सही से, ठीक। जो पढ़ल लिखल होंगे वही अपने राज्य और देश के विकास के बारे में सोचेंगे, ऐसा सब मानने का बात है, ये आप लोग भी देखिए। लेकिन एक जरूरी नहीं है शिक्षित एक डिग्री से ही नहीं, एक समझदार व्यक्ति भी देश के विकास के बारे में सोच सकता है, ठीक। सभी नहीं, मैंने इसमें लिखा ना अच्छी तरह से अशिक्षित व्यक्ति नहीं कर सकता। सभी अशिक्षित व्यक्ति भी देखा जाए तो अपवाद है, सब और सब शिक्षित भी देखा जाए तो ये भी अपवाद है। आपको बहुत से ऐसे गांव देहात में एग्जाम्पल मिल जाएगा कि पढ़ के पीएचडी पास हैं फिर भी जाति के लेके वोट देते हैं, और गांव देहात में ऐसे भी मिल जाएंगे कि अनपढ़ हैं, नहीं कोई स्कूल गए हैं, फिर भी एक समझदार वाला बात रखेंगे, ठीक। लेकिन जो है रेशियो बताएं, इसलिए रेशियो ज्यादा शिक्षित के लेकर चला जाता है कि शिक्षित समझदार व्यक्ति जो है वो हमेशा देश हित और राजहित में सोचेंगे, अपने जाति हित में नहीं सोचेंगे, ठीक। इसलिए यह बात कहा गया उतनी अच्छी तरह से अशिक्षित व्यक्ति नहीं कर सकता।
अर्थात अशिक्षित व्यक्ति लोकतंत्र के महत्व को समझ नहीं पाता। हम तो ये पहले ही बताए हैं कि अशिक्षित व्यक्ति जो है लोकतंत्र के बारे में नहीं समझ सकता। अब नहीं समझ सकता है तो कैसे वो अपना वोट का अधिकार सही से कर सकता है। लेकिन एक हमारे पास एक विचार है, उस तरीका से अब अनपढ़ को या जो नहीं पढ़े लिखे हैं उसको भी लोकतंत्र के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। हमको बताइए कि कोई भी मोबाइल का प्रचार हमारे तक, मोबाइल के बारे में कैसे जानकारी पहुंचता है, किसी सर्फ के बारे में, शैम्पू के बारे में कैसे जानकारी पहुंचता है। एक अनपढ़ महिला जो है जाके हेड एंड शोल्डर शैम्पू खरीद ले रही है, नाम बोल दे रही है कि हेड एंड शोल्डर शैम्पू चाहिए। किसके माध्यम से? प्रचार के माध्यम से, प्रोत्साहित बीच बीच में प्रचार के माध्यम से, टीवी के ऐड के माध्यम से भी लोकतंत्र के बारे में बताया जाए तो अनपढ़ भी समझ सकता है आसानी से। ठीक हो सकता है ना। अपने मत का प्रयोग वे समझ नहीं पाते हैं कि अपने मत का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, अर्थात मत किसे देना है। भारत में शिक्षा के दर कम होने के कारण वह एक चुनौती बनी हुई है। ठीक, शिक्षा विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतंत्र के अधिकार से अनभिज्ञ है। नागरिकों को शिक्षित होना स्वास्थ्य लोकतंत्र के विकास, माने स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर महिलाओं को शिक्षित होना अति जरूरी है। ठीक, क्योंकि महिला जब शिक्षित होगी तो घर भी शिक्षित होगा, राष्ट्र भी शिक्षित होगा, देश भी शिक्षित होगा। क्योंकि वो शिक्षित होगी तो वो अपना वोट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा, वही आज के भी देखो किसी भी स्टेट का तो महिला ही सबसे ज्यादा वोटर है। पुरुष प्रधान तो जो दिल्ली कमाने गए हैं वो तो वोट देने आएंगे नहीं। गांव में कौन रहेगी लोग? महिला लोग। तो सबसे ज्यादा वोट किसका पड़ता है? महिला के ही पड़ता है। तो महिला को शिक्षित होना सबसे ज्यादा जरूरी है। महत्वपूर्ण है, विशेषकर महिलाओं को शिक्षित करना आवश्यक है। तभी हमने बताया दिया कि महिला को क्या शिक्षित करना आवश्यक है। सबसे ज्यादा वोटर महिला लोग हैं। अगला है पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता। भारत में छापाखाना के विकास के पहले हाथ से लेकर पांडुलिपियों को तैयार करने की पुरानी और समृद्ध परंपरा। यह संस्कृत, अरबी एवं फारसी सहित की अनेक तस्वीर युक्त सुलेखन कला से परिपूर्ण साहित्यों की रचना होती रहती। इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए सजिल्द भी किया जाता था, माने कवर भी चढ़ा दिया जाता था। फिर भी पांडुलिपियां काफी नाजुक और महंगी होती थी, क्योंकि हाथ से लिखना पड़ता था। कई दिनों तक उसको अनुवाद करना, लिखना, उतारना होता था, इसलिए वो महंगा भी होता था और नाजुक भी था। उस समय इतना पेज का डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था, नया तकनीक का। आज तो बहुत सा ऐसा पेज है, जैसे सेंचुरी के कॉपी के पेज देखो थे, बोलो कि फाटल लगती, टाइट रहला। पांडुलिपियों की बनावट कठिन होने और प्रचुरता के उपलब्धता नहीं होने के कारण यह आम जनता की पहुंच के बाहर थी। यही है पांडुलिपि की उपयोगिता। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है सवाल? अब यहाँ तक हम लोग 5-6 सवाल जो चर्चा की है वो सोशल साइंस से था, सामाजिक विज्ञान से। अब हम 5-6 सवाल चर्चा करेंगे जो साइंस है। ठीक, चलिए इसके बारे में देखते हैं। रोज ऐसा ही 10-10 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा, जो 2026 में एक रामबाण साबित होगा। ठीक, उत्सर्जन की परिभाषा दें। उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो हमारे शरीर से जो भी अवशिष्ट पदार्थ निकल जाता है वह उत्सर्जन है, और जो पदार्थ वह निकलता है वह क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है।
जीवों के शरीर में उपचायिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। यानी जो भी हम लोग भोजन करते हैं, पचने उचने के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, एक्सटर्नल चीज निकलता है, उसी को क्या कहेंगे? उत्सर्जी कहलाता है। वही निकलने की क्रिया को क्या कहेंगे? उत्सर्जन। और वो जो वो वस्तु सब निकलता है, जैसे पसीने निकल रहा है, ठीक, तो ये क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। प्रोटोजोआ में तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया जैसे उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन शरीर के सतह से विसरण के दौरान होता है, मगर मनुष्यों में महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग वृक्क है, किडनी है, जो सेम के बीज के समान होती है। प्रत्येक वृक्क में लगभग कितना पाया जाता है? नेफ्रॉन। कितना? 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इसके अलावे फेफड़ा से भी CO2 का उत्सर्जन होता है। जैसे सांस छोड़ते हैं वो भी CO2 निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। मल मूत्र पसीना आदि भी उत्सर्जी पदार्थ का ही उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ 2 सवाल हैं। पहला है पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता, यानी पेड़ पौधे कैसे श्वसन क्रिया करते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। पौधों की जड़ों से निकलने मूल रोम जो एपिडर्मल कोशिकाओं से विकसित होती है, मिट्टी के कणों के बीच फैली रहती है। इन्हीं मूल रोमों से जड़ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या करते हैं, उसे कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, इससे क्या आप लोग पढ़े कि वो भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधा जब प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन बनाता है, उस समय ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लेकिन श्वसन क्रिया में वो भी क्या करता है कि ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्लियर है? ऑक्सीजन ग्रहण, दोनों का श्वसन क्रिया ठीक है, सेम। लेकिन पेड़ पौधा खाली भोजन जब बनाता है प्रकाश संश्लेषण विधि से, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक, अगला है रक्त क्या है, यानी खून क्या है। खून में यानी मनुष्य के RBC की संख्या कितनी है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग एक विशेष प्रकार की प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता, कहीं कहीं आयरन भी कहा जाता है। यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यही हीमोग्लोबिन जो है श्वसन क्रिया के द्वारा हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और जब ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। और उधर से जब कार्बन लाता है तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन के लाता है, फिर फेफड़ा में ले आके, जिसके फलस्वरूप शरीर के सभी कोशिकाओं को श्वसन क्रिया हेतु ऑक्सीजन मिलती है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। मनुष्य में RBC की संख्या लगभग 5 × 10⁶ प्रति घन मिलीमीटर होता है। ठीक, यह सब संभावित प्रश्न है जो चर्चा किया जा रहा है कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में कोई ऐसा नहीं है कि ना है, ये सब BBI प्रश्न है। ठीक, तो कभी भी YouTube पर भी रहेगा, आप कभी भी इसको देख के रिवीजन कर सकते हैं। एक साबुन और अपमर्जक क्या है, ये 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट। ये दोनों क्लास में क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछता है। साबुन और अपमर्जक। साबुन क्या है? साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता। साबुन से जय अपघटित हो जाते हैं। साबुन उच्च वाष्पीय अम्ल जैसा ऑयलिक अम्ल और पोमेटिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण है। यह साबुन वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण है और यह साबुनों में आयनिक ग्रुप COO- Na+ बनाता। अपमर्जक क्या है? अपमर्जक कठोर जल के साथ झाग बना सकते हैं, लेकिन यह नहीं बना सकता है। कुछ अपमर्जकों का जय अनुपटी जो है अपघटन नहीं हो पाता है। क्या होता है? कुछ अपमर्जकों का जय अपघटन नहीं हो पाता है। अपमर्जक सल्फोनिक अम्लों से सोडियम लवण बनाता लवण है। अपमर्जक दीर्घ श्रृंखला के बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या दीर्घ श्रृंखला के एल्काइन हाइड्रोजन सल्फेट व सोडियम लवण है, जो अपमर्जक में आयनिक ग्रुप जो है SO2- Na+ बनाता है, इसका दिया हुआ है। ठीक,
अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 10th और 12th दोनों के लिए। सबसे पहले कह रहा है कि खनिज क्या है। खनिज ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में होती है, खनिज कहलाते हैं। ये अधिक रूप में भूपट्टी यानी जमीन पर पाए जाते हैं। कुछ खनिज समुद्री तल में भी पाए जाते हैं, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, फेल्सपार, अबरक, अयस्क। उन खनिज को जिनसे लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। जैसे हेमेटाइट लोहा का अयस्क और मैग्नेटाइट यो लोहे का अयस्क है। गैंग, गैंग का मतलब है कि सब मिश्रित है, मिट्टी उट्टी वगैरह भी सब उसके साथ मिला है। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि कई अशुद्धियां मिली होती है, जिसे क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अब मिट्टी से हम लोग लोहे खदान से लोहा निकालते हैं, तो इसका मतलब लोहा इस तरह जो है आपको दिखाई दे रहा, ऐसा थोड़ी निकलता है कि बड़ा सा जैसे पत्थर निकल रहा है उसी प्रकार से काट काट के उसको ढाल के बनाया जाता है, ऐसा नहीं फीलिंग कीजिए। वो भी मिट्टी के मिश्रित में रहता है, वहां से निकाल के फिर उसको क्या करते हैं, बहुत सा प्रक्रिया से गुजार के तब लोहा प्राप्त किया जाता है। तब वो लोहा को फिर गला के और उससे बूंदा, स्टील, पिक, फलुआ लोहा ये सब बना के अलग अलग फिर मशीन और कंपनी में भेजा जाता है, जिससे उस लाइक फिर बदल के और फिर उसे वस्तु बना के आपके सामने लाया जाता है। निस्तापन, कार्बोनेट अयस्क को सीमित बापू में अधिक ताप पर, ये बापू गलत है, ताप पर, अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। भर्जन, सल्फाइड अयस्कों को वायु के पर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में तीव्रता से गर्म करने और करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही भर्जन कहते हैं। सांद्रण के पश्चात अयस्क की वायु में उपस्थिति में गर्म करने पर भर्जन प्रक्रिया प्राप्त होता है। ठीक, निस्तापन तनी इसमें देख लीजिए। आ गया। वह प्रक्रिया जिनसे सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे तापमान पर गर्म किया जाता है, इस प्रक्रिया को अयस्क में नमी वाष्पिल अशुद्धियां निकल जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। ठीक, उससे आसानी है निस्तापन का। अगला क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, या हम भी आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं कि उत्तम ईंधन से आप क्या समझते हैं? उत्तम ईंधन, इसकी उष्मीय मान अधिक हो, माने चले कम भी तो ताप ज्यादा दे, इसका प्रज्वलन ताप उचित हो, इसका मूल्य दर अधिक ना होकर सस्ता मिले आपको, इसका भंडारण, परिवहन और प्रयोग विधि सरल और सुरक्षित हो, यह आसानी से प्राप्त हो, इसके जलने पर अवशेष पदार्थ कम से कम बचते हो, इसके उपयोग से पर्यावरण प्रभावित नहीं हो, जो आसानी से जल जाए, आसानी से मिल जाए, आसानी से भंडारित हो। ठीक, जो वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करे, ये सब पदार्थ क्या हैं? ये सब जो है उत्तम ईंधन के विशेषताएं हैं। ठीक, अगला है, ये भी क्वेश्चन बड़ी पूछा हुआ है। पहला है लघु पतन से आप क्या समझते हैं? शॉर्ट सर्किट। विद्युत पाइपत में प्रतिरोध का बहुत घट जाना लघु पतन कहलाता है। एक बार लोड बढ़ जाना ओवरलोडिंग कहलाता है। इस लघु पतन का मुख्य कारण किसी भी कारणवश हो सकता है। विद्युत तार में उदासीन तार का एक दूसरे से सट जाना, दोनों माइनस प्लस, जैसे देहाती भाषा में कहते हैं माइनस प्लस, ठंडा गर्म का सट जाना भी लघु पतन का ही शॉर्ट सर्किट कहते हैं। सट जाना, तार के ऊपर से विद्युत रोधी परत के हटने से, संयोजन के स्थान पर संयोजन की गलती से भी ऐसी घटना हो सकती है। माने उल्टा सीधा तारों जोड़ देता है घर में, तो उससे शॉर्ट सर्किट हो जाए। लघु पतन के कारण परिपथ में धारा की प्रबलता बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे परिपथ में आग लग जाती है। यानी इसी से तार में क्या लग जाता है? आग लग जाता है। इससे सुरक्षा के लिए फ्यूज का व्यवहार किया जाता
घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन क्रम का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? श्रेणी क्रम में समान विद्युत धारा सभी उपकरणों को प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम से अधिक उपकरण लगाने से धीरे धीरे धारा का मान बढ़ जाता है, क्योंकि सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और कुल प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक उपकरण के सिरों पर विभवांतर भिन्न हो जाता है। ठीक, इसी के साथ ये जो कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न था उसके बारे में मैंने चर्चा किया है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है, ऐसा ही 10 प्रश्नों का एक बंच लाया जाएगा फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक, क्लास को देखते रहिए, बार बार इसको समझिए, इस प्रश्न को याद करते रहिए। इसी के साथ आज का क्लास